एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीसीसी निकेतन पे। आगामी 10th परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम एक सेशन की शुरुआत किए हैं। इस सेशन के माध्यम से आने वाले समय में हम बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को लेकर के चलेंगे और जो विद्यार्थी इससे अगर जुड़े हुए रहेंगे तो निश्चित रूप से उनको परीक्षा में काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले एसएसटी यानी कि सोशल स्टडी का हिस्ट्री का पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। उसमें से जो बिंदु एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेगा हम उसी पर फोकस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक ऐसी विषय, जैसे राष्ट्रवाद अगर बात आता है तो सबसे पहले राष्ट्रवाद का एक डिफिनीशन है जो एग्जाम में पूछा गया और फिर एक बार उसको हम रिपीट कर देंगे। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी विशेष क्षेत्र में रह रहे लोगों की राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। और वो राष्ट्रीय एकता किस आधार पर हो सकता है? सांस्कृतिक एकता के आधार पर हो सकता है, भाषाई एकता के आधार पर हो सकता है, जातीय एकता के आधार पर हो सकता है। तो वो राष्ट्रीयता की भावना है जो इस प्रकार की एकता को दर्शाता है, वो राष्ट्रवाद की भावना। इस चैप्टर में हम एक और शब्द नया सुने हैं जो पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण शब्द यूरोप में प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। और यूरोप में प्राचीन पहले जो लोग रहा करते थे, तर्क वितर्क अंधविश्वास से जो दूर, मतलब अंधविश्वास से पहले जो जुड़े हुए थे, वही लोग जब नवीन समय का खोज हुआ, जिस समय तर्क वितर्क के युग का जन्म हुआ, उसी को पुनर्जागरण का काल कहते हैं। और ये पुनर्जागरण ने विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। क्रांतिकारी आंदोलन के साथ साथ नए विचारधारा, साइंस की दुनिया, आधुनिक दुनिया को जन्म दिया, यही पुनर्जागरण। तो हम बढ़ते हैं आगे और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद में सबसे पहले फ्रांस की क्रांति का एक आता है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति 1789 में फ्रांस जगह में हुआ था, तो उसी से संबंधित होगा। क्लास 9th में इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। क्लास 9th में आखिरकार क्रांति वो क्यों हुआ था, उसके राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, और राजा की ऐसी क्या मतलब स्थिति थी जो वहाँ के लोगों को विरोध करना पड़ गया। वो फ्रांस के बारे में दिया हुआ था कि फ्रांस जो है वो 3 वर्ग में विभाजित था। वहाँ का समाज जो है एक मध्यम वर्ग, उसके ऊपर जमींदार वर्ग, उसके ऊपर पादरी और उसके ऊपर सबसे ऊपर में शासक होता था। तो इस प्रकार से वहाँ बटा हुआ था, जहाँ मध्यम वर्ग लोगों को कोई अधिकार नहीं था, शासक वर्ग को अत्यधिक अधिकार था। और यही मध्यम वर्ग की जनसंख्या अधिक थी, तो ये लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, समानता की मांग कर रहे थे अन्य वर्ग के रिस्पेक्ट में। और वही बात को लेकर के क्रांति होती है, वही है फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था जो। तो हम आगे बढ़ेंगे और फ्रांस की क्रांति के बाद एक और पॉइंट आता है जिसमें है ये फिर नेपोलियंस का सिर्फ इसमें नाम का चर्चा किया, तो उसमें ज़्यादा हम बात ना करेंगे क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग से वो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ नेपोलियन का संबंध यूरोप से था और वो यूरोप में जिस प्रकार से भारत में समुद्रगुप्त का नाम सुने हैं, उसी प्रकार से नेपोलियन यूरोप में पूरा राष्ट्र को मतलब जीत करके एक करने का कोशिश करता है। और उसमें उससे परेशान था कौन? इंग्लैंड। उसमें तत्कालीन शक्तियाँ जो होगा वो परेशान हो गई, जैसे फ्रांस था, इंग्लैंड था, ये सब उस समय उससे परेशान था। तो करता क्या है, सब एक गुट बना करके नेपोलियन को पराजित करता है। और नेपोलियन पराजित होने के बाद नेपोलियन का उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों को हम अधिकार दें, यहाँ के लोगों के अधिकार का जो हनन कर रहा है अभिजात्य वर्ग लोग। जैसे देखिए, नेपोलियन जब जीतता है तो क्या करता है, 1804 की नागरिक संहिता के माध्यम से इस सुधार किया था नेपोलियन। तो इस सुधार में क्या क्या था? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार किसको मिल रहा था? राजा को मिल रहा था, वहां राजा को मिल रहा था, पादरी को मिल रहा था, जो जिस वर्ग में जन्म ले रहा था उसी को मिल रहा था। तो ये समाप्त कर दिया था। कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार दिया था। नेपोलियन का ये नागरिक संहिता जो था ना, उसी के आधार पर संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था। संपत्ति के अधिकार यानी कि संपत्ति के अधिकार किसको मिलेगा, मतलब कैसे उसके पूर्वज को मिलेगा या फिर संपत्ति किन किन लोगों में बटेगा, उसके अधिकार को भी सुरक्षित किया था। संसाधन का एक लोगों के पास संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, संसाधन सभी के उपयोग के लिए होना चाहिए। इस पर बात किया था कौन? नेपोलियन। किसानों की भू दास्ता व जागीरदारी शुल्क से मुक्ति करवाया था। भू दास्ता व्यवस्था वहां चलता था, जो पहले हम कुछ देर पहले डिस्कस किए थे। फ्रांसीसी क्रांति का एक मुख्य कारण ये भी था, दास्ता व्यवस्था। जो करता क्या था, जमींदार एक किसान से मतलब कुछ कर्ज के बदले उससे एक अनुबंध करा लेता था और उसी प्रकार का था वो दास्ता व्यवस्था। तो उससे भी मुक्ति दिलवाया था कौन? नेपोलियन। और शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी में संघ का निर्माण किया था और वो जो समस्या था उसका भी निवारण करने का काम किया था। यातायात और संचार व्यवस्था में भी सुधार किया था। ये नेपोलियन का क्या था? 1804 के नागरिक संहिता था, सिविल कोड था।
इसके माध्यम से वो यूरोप में काफी सुधार करता है नेपोलियन। अभी सुधार से कोई ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि ये तुरंत ही पराजित हो जाता है उस समय के विजित शक्तियों फ्रांस और इंग्लैंड के हाथों। और ऑस्ट्रिया वगैरह जो विजित राष्ट्र था वो नहीं चाहता था, वो चाहता था कि पूंजीपतियों को अधिकार हो, तो वो उसे पराजित करता है और जितना कानून ये सब बनाया था सब कोलैप्स कर जाता है, सब समाप्त हो जाता है। और ये कानून फिर समाप्त होने के बाद क्या होगा, नया कानून लेकर के आएगा। और नया कानून लेकर के आता है, और इसकी मृत्यु के बाद, नेपोलियन की मृत्यु के बाद ऑस्ट्रिया में वियना कांग्रेस का एक सम्मेलन बुलाया जाता है। और वो वियना कांग्रेस सम्मेलन का नेतृत्व कौन किया था, मीटरनिख, है ना। और मीटरनिख कौन था, ऑस्ट्रिया में जब बुलाया गया था तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर रहेगा आमतौर पर वही नेतृत्व संभालेगा। तो 1815 में वियना संधि तैयार की गई, है ना, वही वियना संधि बुलाई गई और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मीटरनिख, है ना। तो वियना संधि के माध्यम से पुरातन व्यवस्था पुनः स्थापित कर दिया, जो नेपोलियन समाप्त किया था उसको पुनः इसको स्थापित कर देता है कौन, मीटरनिख। जो जब स्थापित करेगा पुनः, तो पुनः फिर विरोध का कारण बनेगा, जो थोड़ा सा आगे पढ़ने को मिलेगा। धीरे धीरे विरोध का कारण बनता है, कोई भी तुरंत विरोध नहीं करता है। भारत में ही ब्रिटिश शासन सत्ता स्थापित हुआ था, तो उसको विरोध करने में, समझने में काफी टाइम लग गया। तो इसको पुनः स्थापित करता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग समझेंगे तो वही होगा। 18 जुलाई 1830 की क्रांति के रूप में निकल करके आएगा। जुलाई 1830 की क्रांति में फिर वहां के शासक चेंज होगा और वहां शासक फिर लोकतंत्र की तरफ मूव करता है। लेकिन लोकतंत्र की तरफ मूव करने के कुछ समय पश्चात ही वो भी तानाशाह की तरह रवैया अपनाने लगता है, जो वो भी फिर पुनः पुरातन व्यवस्था पर आ जाता है। पुरातन व्यवस्था पर आएगा तो पुनः विद्रोह होगा, तो फिर जुलाई 1846 की क्रांति होगा। तो एक एक करके सब देखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जुलाई 1830 की क्रांति का कुछ कारण से पहले देख लेंगे हम कि ये यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मीटरनिख युग की शुरुआत। वही नेपोलियन की मृत्यु के बाद मीटरनिख यहाँ ऑस्ट्रिया का शासक बनता है। ऑस्ट्रिया का शासक रहता है और वही एक योजना तैयार करके देता है, और वही योजना के माध्यम से जो अगला बार शासन चलेगा उसी को बोलेंगे। कौन तैयार करके दिया था, मीटरनिख तैयार करके दिया था, तो मीटरनिख युग के नाम से जाना जाएगा अगला जो शासन चलेगा वो। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश की सत्ता को बहाल किया गया। ये 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति था, उसके पहले बुर्बो वंश के शासक था, उसकी सत्ता को हटा करके और नया शासक लुई 18वां का शासन स्थापित किया जाता है। लुई 18वां द्वारा फ्रांस उन इलाकों को खो दिया जाता है जिसमें नेपोलियन का कब्जा था। फ्रांस इलाकों को, आमतौर पर ये विस्तार के वक्त कोई भी राजा शासक अपने क्षेत्र को खो ही देता है। अगला क्या है, फ्रांस की सीमा कई राज्यों में कायम कर दी जाती है, मतलब जो पहले रहता है। और नेपोलियन के 39 राज्य जो जर्मन महासंघ का स्थापित किया था उसको बरकरार किया जाएगा, जो आने वाले समय में जिसको रक्त एवं लौह की नीति को प्रतिपादित करने वाला कौन था, बिस्मार्क। और बिस्मार्क के द्वारा यही 39 जो मुख्य राज्य था उसको एक करके जर्मनी का स्थापना किया जाएगा, जर्मनी का एकीकरण करेगा। तो हम इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे। और पुरातन व्यवस्था, राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, वही जो हम अभी बात की क्लास 9th में पढ़ना है। जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में बात करेंगे, है ना। जुलाई 1830 की क्रांति का कारण, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसको देख लेंगे। वियना सम्मेलन के द्वारा लुई 18वां गद्दी पर बैठा, पहले ही बताएं, फ्रांस में, ठीक है। ये फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति है। और फ्रांस की अर्थव्यवस्था पूरा यूरोप को प्रभावित करता था, फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था पूरा यूरोप को प्रभावित करता था। तो फ्रांस में ये जो क्रांति होगा ये भी पूरा यूरोप को प्रभावित करेगा। वियना सम्मेलन के द्वारा लुई 18वां गद्दी पर बैठा, अभी कुछ देर पहले हम बात किए थे, है ना। शासक बनने के बाद उसने न तो फ्रांसीसी समस्या का समाधान किया और न ही जनता को संसद में तालमेल बनाया। संसद का मतलब लोगों का अधिकार नहीं देता है, संसद मतलब जनता का एक गृह बोल सकते हैं। जैसे भारत में सांसद है तो जनता का प्रतिनिधि उसमें रहते हैं, उसी प्रकार से वहां भी एक संसद था, उसका प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होंगे तो जनता के अधिकार की बात होगा। जब उस संसद को नहीं, मतलब निगलेक्ट कर देगा, तालमेल नहीं बनाएगा, मतलब जनता के अधिकार की अवहेलना हुई है, जो आने वाले समय में तुरंत एक क्रांति को दावत दे रहा था। 1824 में लुई 18वां की मृत्यु के बाद उसके भाई चार्ल्स दसम बनता है प्रधान, वहां का चांसलर। अगला शासक बने कौन, ये चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम शासन, अभी तक तो लुई 18वां जब तक था तब तक तो कुछ पुरातन व्यवस्था अभी स्थापित नहीं हो पाया था पूर्णतः। वो नेपोलियन का वो सिविल कोड जो बनाया था उसी के आधार पर मतलब धीरे धीरे स्थापित हो जा रहा था, कोई अभी समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही चार्ल्स दसम शासक बनता है वो निरंकुश और प्रतिक्रियावादी रहता है, उसको शासन सत्ता से कम लेना देना रहता है।
अपना तानाशाह दिखाना शुरू करता है। चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस की उभरी रही राष्ट्र व्यवस्था, राष्ट्रीयता और जनतंत्र की भावना को दबाने का कार्य करता। वही लोग अपने अधिकार के लिए मांग कर रहे थे, उसको दबाने का कार्य करेगा। तो जब दबाने का कार्य करेगा तो प्यार झुकता नहीं, तो झुकेगा नहीं यहाँ भाई लोकतंत्र, और झुकेगा नहीं और क्या करेगा, और विद्रोह के रूप में आगे बढ़ जाएगा। क्या उसमें क्रांति कानून को उलटना प्रारंभ करता और पादरियों और कुलीन को जब्त की गई संपत्ति को पुनः मुआवजा के रूप में वापस देना शुरू कर दिया। क्या है कि मतलब कानून को, क्रांतिकारी कानून था, उसको उलटना शुरू कर दिया। और क्या करता है, जो पादरी जिसको पहले अधिकार मिला था फ्रांसीसी क्रांति के वक्त, फ्रांसीसी क्रांति के पहले जो पहले का व्यवस्था स्थापित था, पादरी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के रूप में, उसको पुनः स्थापित करने का कार्य करता। और उसका पहला स्टेप अपनाता है क्या, जो कुलीन यानी कि बड़े परिवार के लोग थे, बड़े पैसे वाले लोग थे, उनको जो संपत्ति जब्त किया गया था उनको पुनः वापस कर देता है। और उसके साथ ही साथ पादरी जो चर्च का हेड होता है उसको भी वापस कर दिया जाए। स्थिति फिर फ्रांस का वही कायम हो गया। अब विरोध का कारण बनेगा ही। चार्ल्स दसम प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया, जिसने लुई 18वें द्वारा स्थापित नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया। अभी बात किए थे, है ना। लुई 18वां भी नागरिक संहिता बनाता है और वो नागरिक संहिता उसी प्रकार का था जिस प्रकार का नेपोलियन था, उसी से मिलता जुलता था, लोकतंत्र की तरह था, एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। और एक विशाल शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना करता है। और ये विशाल शक्तिशाली अभिजात वर्ग क्या था, वही था जो तीन स्टेट की बात कर रहे थे, यानी कि उसको अधिकार दे दिया ज्यादा। और फिर मध्यम वर्ग के लोगों के अधिकार का हनन होता है और मध्यम वर्ग के लोगों से फिर टैक्स कलेक्ट करना शुरू करेगा। अब क्या करेगा, चार्ल्स दसम और पोलेनिक ने खिलाफ उदारवादी तथा अन्य लोगों को गहरा असंतोष प्रकट हुआ। अब इतना जब कार्य कर रहा था तो मध्यम वर्ग या फिर जिन पर अत्याचार हो रहा था, ऑब्वियसली बात है वो विरोध तो करेंगे ही, है ना। तो असंतोष की भावना उनके अंदर उत्पन्न होगी ही। तो असंतोष की भावना प्रकट होता है और वही असंतोष की भावना को देखते हुए विद्रोह को दबाने के लिए 25 जुलाई 1830 में और जले पे नमक छिड़कने का काम करता है और 4 अध्यादेश जारी कर देता है। ये काम कौन कर रहा था, यही था, क्या नाम था उसका जी, लुई 18वां के बाद जो शासक बनता है चार्ल्स दसम, ठीक है। तो यह इन अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस 28 जुलाई 1930 को गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, है ना। ये नया अध्यादेश 4 को जो जारी किया, ये समस्या का और कारण बन गया, यानी कि तत्कालीन कारण बन गया। और ये जुलाई का समय था और क्रांति को जन्म दे दिया और गृह युद्ध का माहौल पूरा देश में बन जाता है और वह उसी को बोलते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। अब इसका परिणाम क्या क्या होता है, सब कुछ का परिणाम होता है, समस्या का भी परिणाम। हर समस्या, क्रांति या फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा के बाद कुछ न कुछ परिणाम होता है। लड़ाई को किस कारण हुआ और वो लड़ाई क्या ऐसा कार्य करेंगे जो आने वाले समय में वो लड़ाइयां न हो। तो अब क्या कार्य करेगा, नहीं हो। चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी छोड़ करके देखो भाग गया, सबसे पहले यही समस्या था। अरे यही किया था ना भाई, उल्टा पुल्टा जो उलट पुलट जो कानून लेकर के आया था वो चार्ल्स दसम ही लेकर के आया था। तो जनता इससे गुस्साए होगा ही, अब पकड़ाएगा तो इसको तो छोड़ेगा नहीं, इस कारण डर से भाग गया इंग्लैंड। इस प्रकार बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। फिर जो बचा हुआ था शासक था वो भी खत्म हो गया और इसके स्थान पर आर्नेलेस वंश की गद्दी उसको सौंपी गई, दूसरे वंश के हाथ में फ्रांस की बागडोर आ जाती है। इस वंश ने लुई फिलिप के उदारवादी प्रकार और पेरिस की जनता के समर्थन में सत्ता प्राप्त की थी। लुई फिलिप अगला बार बनेगा शासक और लुई फिलिप अपने उदारवादी विचार के लिए प्रसिद्ध था। इस कारण लुई फिलिप को अगला बार शासक बना देता है फ्रांस के और लुई फिलिप भी उसी प्रकार का होगा। आगे धीरे धीरे देखते चलेंगे और फिर वही अगला क्रांति का कारण होगा। उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कट्टरवादी राजवादियों का प्रभाव कम होने लगा, है ना। राज्य सत्तावादियों का जो प्रभाव था पहले देश में उसका कम होने लगता है और 1830 की क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया और वियना कांग्रेस के उद्देश्य को खोखला सिद्ध कर दिया। वियना कांग्रेस का जो उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना, उसको खोखला सिद्ध इस कारण कर दिया, इसमें कुछ था नहीं, नागरिकों के अधिकार के लिए इसमें कुछ नहीं था, तभी तो वो विरोध हुआ 1830 की क्रांति, तभी तो हुआ, नहीं तो होता ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिला इस क्रांति से और यूरोपीय राष्ट्र में राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त करता। संवैधानिक सुधार करता ही आमतौर पर कोई भी क्रांति, कोई भी घटना होता है उसके बाद, ताकि ऐसा घटना दोबारा न देखने को मिले, इस कारण संवैधानिक सुधार के
मार्ग प्रशस्त होता है। इटली और जर्मनी के एकीकरण का भी मार्ग प्रशस्त होता है। इटली और जर्मनी पर फ्रांस का हस्तक्षेप रहता है, इसका ताकत घटेगा विदेशी हस्तक्षेप पर और उसका भी मार्ग प्रशस्त होगा। यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव का भी आंदोलन होता है। अब यहाँ आंदोलन हुआ तो यहाँ से सबक लेगा दूसरे लोग, है ना, जैसे यूनान हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये हंगरी हो गया, ये सब जहाँ, और जो इस फ्रांस का जहाँ हस्तक्षेप था या फिर जहाँ शासन सत्ता लोग अपने इच्छा से नहीं चला रहा था, दूसरे देश का हस्तक्षेप था, वहाँ राष्ट्रवादी भावना के विचार में सुविधा होता है। इसी के कारण जुलाई 1830 की क्रांति के कारण आगे देखेंगे 1848 की क्रांति का कारण क्या था। लुई फिलिप का शासनकाल में फसल खराब हो गई, जिसमें भूखमरी और बेरोजगारी हो गई। लो जी, हो गया समस्या पहला तो, है ना, फसल खराब हो गया, भूखमरी और बेरोजगारी हो गया, ये टैक्स लेगा। तो आगे विरोधियों को खुश करने के लिए लुई फिलिप ने कट्टरवादी प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। इसका विरोधी कौन करेगा जी? इसका विरोधी कौन करेगा? वही पूंजीपति लोग, और पूंजीपति का आमतौर पर सपोर्ट किया जाता है, इतिहास से ही देखा जाता है। और उसी को खुश करने के लिए क्या करता है कि कट्टरवादी प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बना देता है। और जब कट्टरवादी नामे है तो इसका विचारधारा भी कट्टरवादी होगा। कट्टरवादी का तात्पर्य होता है किसी भी चीज से संबंधित अडिग विचारधारा, या धर्म के प्रति कट्टरवादी हो, राजतंत्र के प्रति कट्टरवादी हो, जाति के प्रति कट्टरवादी हो, या फिर किसी राष्ट्रवादी भावना के प्रति कट्टरवादी हो। तो ये इसी प्रकार का था। लुई फिलिप ने समाचार पत्र पर नियंत्रण लगा दिया और मताधिकार पुनः सीमित कर दिया। लो फिर वही, मतलब जनता के अधिकार को फिर हनन करने का प्रयास किया गया एक, और समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाएगा तो जनता के आवाज खत्म होगा, और मताधिकार पर प्रतिबंध लगाएगा तो लोकतंत्र का नींव फिर से गड़बड़ाएगा। वहां जो लोकतंत्र का अभी नींव पड़ा ही था, अभी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन अभी पड़ा ही था, उसको भी पुनः हिलाने का कोशिश किया गया। किसी भी तरह से वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के विरुद्ध था। और वह मतलब ये जो था वैधानिक आर्थिक समाज के सुधार के खिलाफ था। कौन? कट्टरवादी प्रतिक्रियावादी गीजो। ठीक है, तो ये सुधार के विरुद्ध रहेगा, तो नया सुधार, आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार नहीं करेगा तो वहां जनता का विकास कैसे होगा जी? और जब जनता का विकास नहीं होगा तो जनता राजा को क्यों अपना प्रिय मानेगी? है क्यों मानेगी राजा को अपना प्रिय? राजा के खिलाफ विरोध करेगी, और विरोध करेगा। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1948 को पेरिस के थियर्स में नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाने लगा, है ना। ये सुधारवादियों, मतलब ये जो आम लोग थे, वो एक भोज का आयोजन करते हैं और राजा के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए आमतौर पर बुलाया जाता है। अब देखो, आमतौर पर जहाँ भी कहीं ऐसे विरोध करने के लिए बुलाएगा तो कोई नहीं आएगा, और कहेगा हम पार्टी दे रहे हैं तो सब तैयार हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी भोज का आयोजन किया जाता है, और भोज में कहा जाएगा कि हम लोग विरोध करेंगे, ये राजा की जो नीति है उसका, और वही सब लोग तैयार होते हैं। और धीरे धीरे मतलब वहां की स्थिति बिगड़ती है, फिर गृह युद्ध का माहौल हो गया। धीरे धीरे फ्रांस में सभी दल लुई फिलिप के विरोध हो गए, क्योंकि तत्कालीन समस्या के समाधान में वो असफल रहता है। कौन असफल रहता है? कौन असफल रहता है? तत्कालीन समस्या के समाधान में लुई फिलिप। जब असफल रहेगा तो उसको राजा क्यों रखेंगे? उसको हटाने का कोशिश करेंगे। गृह युद्ध का माहौल, उसके विरोध आंदोलन, धारणा, प्रदर्शन होने शुरू होगा, तो वो क्या करता है? डर से फिर भाग जाएगा। 24 फरवरी को लुई फिलिप गद्दी त्याग कर इंग्लैंड का है भागता है जी। सब लुटेरा है, थोड़ा सा हमको बताइएगा, टाइम मिलेगा तो। सब इंग्लैंड ही क्यों भागता है? लुटेरा, चोर लुटेरा, भारत से भी सब पैसा घोटाला करके इंग्लैंड भागता है। इंग्लैंड ही चोर का कहीं ठिकाना तो नहीं है जी, काहे भागता है इंग्लैंड सब। चलो आगे बढ़ेंगे। 1848 की क्रांति के बाद देखिए क्या होता है। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दिया। अब वहां हो गया स्थापित कि अब राजतंत्र नहीं चलेगा, अब एक शब्द आया गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है देश का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाएगा, न कि वंशानुगत रहेगा। पहले जो था वो राजतंत्र था, यानी कि लुई फिलिप एक बना था। लुई फिलिप के बाद बना कौन? मतलब लुई फिलिप के बाद बनता है चार्ल्स दसम बनता है, वो भी राजतंत्र ही था। मतलब उसी का, लुई फिलिप का भाई था ना, लुई 18वां का भाई था चार्ल्स दसम। और उसके बाद फिर एक शासक बनता है जस्ट पहले, उसका नाम क्या था, जो गद्दी छोड़ करके भागा था चार्ल्स दसम के बाद? लुई फिलिप। और ये भी राजा ही था वहां का, मतलब सब वंशानुगत बनते आ रहा था। तो वंशानुगत शासन समाप्त होता है और गणतंत्र की घोषणा होती है
है ना। पहले बुर्बो वंश का शासन रहता है, बाद में कार्नेलियस वंश का शासन आता है, मतलब वंश का शासन चल रहा था, उसी को राजतंत्र बोलते हैं ना। तो अब गणतंत्र होगा और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में देश का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाता है, न कि किसी वंश का प्रमुख, वंश से आता है, मतलब बिना जनता के चुने। 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुष को मताधिकार दिया गया, मतलब लोकतंत्र की स्थापना हो गई यहाँ जी। देखो ये प्रभाव आता है। काम के अधिकार की गारंटी दी गई सबको, मजदूरों को, कि तुमको काम दिया जाएगा, अच्छे जगह काम मिलेगा, है ना। उसके साथ ही साथ पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। जो पुरातन व्यवस्था जो बार बार स्थापित करने का कोशिश किया जा रहा था राजतंत्र के द्वारा, वो उसको पूर्णतः समाप्त कर देता है। ये पुरातन व्यवस्था ये जो है बार बार समस्या का जड़ है, बार बार क्रांति का कारण है। और वैसे भी कृषक पर बहुत टैक्स लेता था जी। जैसे देखो चर्च का पादरी भी टैक्स लेता था उससे, जमींदार उससे टैक्स वसूलता था, राजा उससे टैक्स वसूलता था। अब बताइए वो खाएगा कि टैक्स लेते देते रहेगा? वो कमाता किस लिए है? टैक्स देने के लिए। तो अब समस्या इतना सारा था, यही था ना पुरातन व्यवस्था, वही पुरातन व्यवस्था को समाप्त करता है। इटली जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है, इसके कारण गणतंत्र वहां स्थापित हो गया। मतलब वहां देख लिया, बाकी इटली जर्मनी और बाकी देश सबक ले लिया ये अच्छा यहाँ जनता विरोध किया तो यहाँ जनता के हाथ में शासन सत्ता आ गया, मतलब गणतंत्र और लोकतंत्र की स्थापना हो गया। अगर हम भी विरोध करेंगे तो हमारे तरफ भी लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी, हमारे तरफ भी शासन सत्ता हमारे हाथ में चला आएगा। तो जनता को एक सबक के रूप में मिलता है। और अदर जगह भी विरोध प्रदर्शन होगा जो उसमें जर्मनी और इटली के एकीकरण का कारण बनता है। भारत में भी यहाँ राष्ट्रवाद की भावना तीव्र करता है फ्रांसीसी क्रांति कुछ हद तक। तो बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाकर राष्ट्र राज्य की अवधारणा की स्थापना की गई, मतलब राष्ट्र राज्य की अवधारणा की स्थापना की गई जन संतोष का असंतोष का फायदा उठा करके। मतलब राष्ट्र राज्य की अवधारणा, राष्ट्र जो है राज्य का मतलब होता है एक निश्चित उसका आकार होना चाहिए, निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, क्षेत्र में कुछ जनसंख्या होना चाहिए, जनसंख्या के ऊपर शासन व्यवस्था स्थापित करने वाली एक इकाई होना चाहिए, इसे हम राज्य बोलते हैं। और इसी की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया और वहाँ राज्य का प्रमुख जो होगा वो जनता के द्वारा चुना गया। तो वही है राष्ट्र राज्य की अवधारणा, ठीक है। ये राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांत पर आधारित। ये राष्ट्र राज्य, जो राज्य का भी हम परिभाषा दिए, वो राज्य किस पर आधारित था? यानी कि संविधान, राष्ट्र का संविधान, मतलब कोई लिखा दस्तावेज के आधार पर चलेगा। वो दस्तावेज कौन लिखेगा? जनता के द्वारा बनाई गई कमेटी लिखेगा, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही लिखेगा। तो जनता विरोध करने का कारण बनेगा ही नहीं उसमें। क्या? प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी, मतलब प्रेस को जो प्रतिबंध लगा रहा था, अब प्रेस को प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि प्रेस का प्रतिबंध का मतलब है जनता के आवाज को दबाना, और वो लोकतंत्र का एक नकारात्मक प्रभाव है। लोकतंत्र में जनता के आवाज को दबाया नहीं जाता है, तो उसको संगठन बनाने की आजादी दी गई। संसदीय सिद्धांत पर आधारित है ना, संसद के सिद्धांत पर ये सब आधारित है। चलिए आगे का क्या है, आगे बढ़ेंगे। 19वीं सदी में इटली। अब देखिए इटली के एकीकरण, पहला पॉइंट है अब हमारा इटली के एकीकरण, दूसरा में आ जाएगा जर्मनी के एकीकरण। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछता है जी। एक हो गया क्या क्या बोले, एक पहला टॉपिक उठाए थे राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के बाद पुनर्जागरण क्या है, फिर एक आया था वियना कांग्रेस था, फिर आ गया जुलाई 1830 की क्रांति, फिर आ गया जुलाई कौन सा क्रांति था, फिर उसके बाद जुलाई 1848 की क्रांति, 46 नहीं था, सॉरी डेट हम गलती बोल दिए होंगे। तो जुलाई 1848 की क्रांति। और अगला आ गए हम क्या, इटली के एकीकरण, है ना। कहाँ गया, हाँ, तो इटली यूरोप में वही फ्रांस के बगल में स्थित एक देश है। वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से दो राष्ट्र का हस्तक्षेप रहता था। अब वो हस्तक्षेप किसका रहता था? पहला ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप रहता था और दूसरा यही फ्रांस का हस्तक्षेप रहता था। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हो गई थी, गणतंत्र स्थापित हो गया था। तो अब फ्रांस से सबक लिया कौन? इटली। और इटली वाला भी चाहेगा कि अब हमारा भी राष्ट्र एक होना चाहिए, यहाँ भी गणतंत्र की स्थापना होना चाहिए, राजा के अंदर हम कार्य नहीं करेंगे। साथ ही साथ वो ये भी चाहता था कि हम पर दूसरे देश का हस्तक्षेप न हो, हम संप्रभु रहें अपना निर्णय लेने में। अभी संप्रभु नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है वो तोड़ करके रखा था इटली को। देखिए एक मैप दिखा देते हैं, बाकी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इस कारण हम एक वीडियो और अपलोड कर देंगे इस चैप्टर का, ठीक है।
तो उसमें हम क्लियर से बता देंगे और कोशिश करेंगे कि अगला बार से जो वीडियो लेकर के आए थोड़ा सा जल्दी और सिर्फ वो पॉइंट को हम टच करते हुए निकले। तो देखिए यही इटली का मैप है, इसमें देखिए इटली कितना प्रांत में टूटा हुआ है। देखिए सेवाय है, सर्डिया पिडमाउंट है, आल्पस पर्वत का क्षेत्र है ये, फिर नेपल्स है, परमा है, फिर यहाँ हो गया मेडिना हो गया, नीस हो गया, सब क्षेत्र का नाम है। फिर रोम हो गया, फिर सिसली हो गया, सिसली का ये प्रांत हो गया, यहाँ द्वीपीय क्षेत्र है ये, है ना। अरे नीचे भूमध्य सागर है भाई, इसका नीचे भूमध्य सागर हो गया, इधर एड्रियाटिक सागर हो गया। तो इसको एड्रियाटिक सागर की रानी बोला जाता है इटली को, ठीक है, वेनिस इसको बोलते हैं। तो वीडियो एक बार हम और अपलोड कर देंगे ये चैप्टर का। अगर आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगा तो सरस्वती बांटने से बढ़ती है, तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि आने वाले समय में हम 10th एग्जाम से पहले ही, काफ़ी पहले हम पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। अगर आप इससे जुड़े हुए रहेंगे तो आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर आप सोशल साइंस में आपको इंटरेस्ट ना होगा तो आपको पूरा पढ़ते पढ़ते आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।